हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड मेरे साथ आप कर रहे थे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, दिस इज चैप्टर 19 ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 11th। और इसमें हमने क्या क्या कर लिया था पार्ट 1 में, लेट्स सी। एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। इसका हमने प्राइमरली देख लिया था कि क्या क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, और उनमें क्या क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी से। इसके लिए हमने एक साथ में स्लाइड एक्स्ट्रा और देखी थी जिसमें हमने पूरा चार्ट के फॉर्म में उसे कर लिया था। और इसके अलावा हमारा हो चुका है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी का स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, स्फिंक्टर इन यूरेथ्रा, मेल एंड फीमेल यूरेथ्रा, यूरिनोजेनाइटल पोर, यूरिनरी डक्ट, ये सारा हमने स्टडी कर लिया था उसमें। ठीक है, अभी और क्या क्या हो गया था हमारा इसमें, ये देखिए सारा डिटेल में हमारा हो रखा है उसमें ऑलरेडी डन। इसमें हमें पार्ट 2 में यूरिन फॉर्मेशन करना है। यूरिन फॉर्मेशन करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वो रेड कलर का जो बटन होता है उसे ग्रे कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपके वीडियोस मिस ना होने पाए। जो आप स्टडी कर रहे हैं वो आपकी कंटिन्यूअस वे में हो। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है आपको, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल, इट मीन्स यू लाइक माय वीडियोस, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, थोड़ा सा सोशल वर्क हो जाएगा आपका, है ना। तो यूरिन फॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं अपना यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? वो 3 स्टेप्स। 1 इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, 2 रीएब्जॉर्प्शन, 3 सिक्रीशन। ठीक है, एक एक तीनों को हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर ब्लड एक्चुअली फिल्टर होता है, ब्लड से चीजें जो है ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाती हैं। ग्लोमेरुलस पता है, स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्टर होकर के आता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं देखना। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है फर्स्ट स्टेप में, विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, शॉर्ट में GF, नॉट गर्लफ्रेंड। दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, गर्लफ्रेंड दिमाग में नहीं आनी चाहिए आपके। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute। 1 मिनट में कितना फिल्टर हो रही है? 1100 to 1200 ml of blood, इतना फिल्टर कर ले रही है। और अगर हम अपने हार्ट की बात करें तो हार्ट का आउटपुट कितना था पर मिनट? हार्ट का आउटपुट कितना था पर मिनट? 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, यानी कि 5 लीटर यानी 500 ml, सॉरी 5000 ml। ठीक है, 5000 ml के कंपैरिजन में 1100 to 1200 अप्रोक्सीमेटली 1/5 है, 1/5 है अप्रोक्सीमेटली। तो कितना काम कर रही है रफली? थ्योरी को देखो, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute। ठीक है, हार्ट जितना 1 मिनट में ब्लड पंप कर रहा है उसका 1/5 ये फिल्टर कर पा रही है किडनी। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है वो 3 लेयर के थ्रू होता है। ये स्ट्रक्चर तो कल आपने किया ही किया था, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, ये हो गया ये। और यहाँ से AR है, अफरेंट एट्रियोल, अफरेंट रीनल आर्टरी, जो कि ब्रेक हो जा रही थी कैपिलरीज में और फिर किस फॉर्म में निकल रही थी? ERA, इफरेंट एट्रियोल के फॉर्म में। और ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो गुच्छा जैसा है हमारा इसका कैपिलरीज का, ठीक है, रीनल कैपिलरीज का गुच्छा जैसा है, उसे ही हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, और ये बोमेन्स कैप्सूल, इसी ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। ब्लड नहीं, हाँ, ब्लड से जो फिल्टर आउट निकलता है वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। क्लियर? तो ये क्या क्या फिल्टर हो रहा है, किन मेथड से फिल्टर हो रहा है और कितनी लेयर को पास करके फिल्टर होकर आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेयर्स को देखते हैं जिनको ये क्रॉस करके आता है।
सबसे पहले तो जो ये ब्लड वेसल है इसी की एंडोथीलियम हो जाएगी, ये बना लो आप, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। उसके बाद में जो ये बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल में स्पेशल सेल्स होती है पोडोसाइट, जिनको क्रॉस करके आता है। पोडोसाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसके बीच में एक एक न्यूक्लियस हो जाएगा, पोडोसाइट हो गई, ठीक है। इन पोडोसाइट और एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल के बीच में भी मेम्ब्रेन होती है। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सब आपको थ्योरी में गिवन है, अभी हम थ्योरी भी रीड आउट करेंगे। ये पोडोसाइट है। पोडोसाइट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। कहां पर प्रेजेंट होती है? पोडोसाइट प्रेजेंट होती है बोमेंस कैप्सूल की विसरल एपिथेलियम पर, ठीक है। पोडोसाइट प्रेजेंट होती है बोमेंस कैप्सूल की विसरल एपिथेलियम पर। क्लियर? चलो एक बार थ्योरी देखते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर causes filtration of blood through 3 layers, that is endothelium of glomerular blood vessel, the epithelium of Bowman's capsule यानी podocytes and the basement membrane between these 2 layers। इन दोनों layers के बीच में basement membrane। Clear? The epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes। ये देखो लिखा हुआ भी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, podocytes, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके लिख लो यहाँ पर। The epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged in an intricate manner and so as to leave some minute spaces called filtration slit और slit पोर्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं पोडोसाइट में? फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स, ठीक है। ये देखो मैंने बनाया भी यहाँ पे, देखो स्पेस छोड़ा हुआ है थोड़ा सा सभी के बीच में। जितनी भी हमने यहाँ पे 3 बनाई है इनके बीच में हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। स्पेस छोड़ने का यहाँ पे मीनिंग क्या है? ये स्लिट हैं, इनके बीच में जगह रहती है, स्लिट पोर्स हैं या फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं, ठीक है। यहीं से फिल्टर होकर के ब्लड अंदर आएगा। फिल्टर क्या होगा? क्या रोक लिया जाएगा? आपकी लार्ज साइज की जो प्रोटीन्स होती हैं वो कभी भी फिल्टर होने नहीं दी जाती हैं। पहले लार्ज साइज की प्रोटीन आपकी रोक ली जाएंगी, फिर स्मॉल साइज प्रोटीन भी रोक ली जाएंगी, ठीक है। देयर इज इस तरह से जो फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत बारीक फिल्ट्रेशन होता है, बहुत माइन्यूट फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड इज फिल्टर्ड सो फॉर फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। 3 मेम्ब्रेन से जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो बिल्कुल एकदम छना हुआ ब्लड नीचे जाएगा, जो मतलब छन्ना ही छन्ना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें जाएंगे, ठीक है। दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स बिल्कुल भी फिल्टर होकर के नहीं जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। pass on to the lumen of the Bowman's capsule, therefore it is considered as a process of ultrafiltration। इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं इस प्रोसेस को। क्लियर? The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate, GFR, ठीक है। कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है पर मिनट, फिल्टर होकर के कितना फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है, दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी इनका हम जब किडनी का फंक्शन देखेंगे, किडनी में किस तरह से रेगुलेशन होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वहां पर ये सब चीजें यूज होने वाली है, GFR और ये सब फटाफट नाम लिए जाएंगे और आपको समझने होंगे वहां पर। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही समझ लो। GFR क्या है? किडनी जो पर मिनट ब्लड फिल्टर करके फिल्ट्रेट निकाल रही है, ब्लड को फिल्टर किया उसमें से जो निकला, दिस इज फिल्ट्रेट, वो जितना निकल रहा है उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल रहे हैं, ठीक है। GFR इज इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है, 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स की बात हो रही है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 180, ठीक है। ml था, ये ml में है, जो आंसर आएगा वो ml में आएगा, उसे लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 180 लीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। The kidneys have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को
कम या ज्यादा करने के लिए बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है किडनी में, और ये बिल्ट इन मैकेनिज्म हमें आगे पढ़नी है, तो अभी यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस नाम का इससे आगे आपका एक हेडिंग पड़ी हुई होगी आपकी बुक में, वो वहां पे हमें स्टडी करना है। The kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. ये देख लो, juxtaglomerular apparatus क्या करता है, हमारी दो जगह पे जो फिल्ट्रेशन के लिए नेफ्रॉन है उसमें दो जगह पे दो बड़े बड़े चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से ये जो GFR है ये आपका अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। कौन कौन सी वो दो जगह हैं, एक तो आपका DCT में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह से सेल्स बनाते हैं, DCT में जो ये उसकी एपिथेलियम पर सेल्स प्रेजेंट है इनमें चेंजेस कर देता है। कुछ सेल्स जो होती है मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे हमने ये बना ली, ये सेल्स कुछ मॉडिफाइड सेल्स हैं जो डार्क कलर से हो गई आपकी, इन्हें क्या बोलते हैं, मैकुला डेंसा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मैकुला डेंसा बोल रहे हैं। डीसीटी में ये चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा चेंज होता है अफरेंट रीनल आर्टरी जो होती है, एफरेंट जो आने वाली रीनल आर्टरी होती है, ARA। ठीक है, एफरेंट रीनल आर्टरी जो ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलस फॉर्म करेगी इस तरह से। ये तो बनाना मुश्किल है, ये आप समझ लो। ठीक है, समझ गए होगे। बोमेंस कैप्सूल बना लो इसके चारों ओर, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल। ARA है, ARA के अंदर सेल्स होंगी इसके एंडोथेलियम में, जिन्हें ये कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट किसमें कर देगा, JG सेल्स में। कौन सी, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये कन्वर्जन के बाद में प्रोड्यूस करने लगेंगी रेनिन। ठीक है, ये भी हम आगे करेंगे। रैस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि अल्टर करेगा यूरिन फॉर्मेशन को। ठीक है, किडनी फंक्शन को अल्टर करेगा। ये वहीं पर यूज होंगी JG सेल्स। ठीक है, JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule DCT। ठीक है, DCT जो चेंज कर रही है, DCT में जो चेंज हो रहा है that is macula densa, उसकी सेल्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, and afferent arteriole at the location of their contact। ठीक है, afferent arteriole की जो सेल्स हैं इसमें भी चेंज हो रहा है, जिन्हें हम बोल रहे हैं JG सेल्स, और ये रेनिन प्रोड्यूस करने लगेंगी यहाँ पर। क्लियर, एफरेंट एट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। A fall in GFR can activate the JG cells to release renin। इंपॉर्टेंट, मार्क करो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। ठीक है, fall इन GFR, फॉल इन GFR मतलब GFR की क्वांटिटी कम हो गई, कम बन रहा है GFR। ठीक है, फिल्टर हमारा कम हो रहा है ब्लड, उस केस में रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जो कि क्या फ्लो करेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा, एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। जब ग्लोमेरुलस में ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा फिल्टर आउट होगा, GFR बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो रेनिन क्या काम करेगा, GFR को बढ़ाने का काम करेगा। A comparison of the volume of filtrate formed per day with that of the urine released per day। अब देखो कितना हमारा पर डे ऊपर हमने देख लिया, कितना बन रहा है GFR, 180 लीटर पर डे। क्या इतना हम यूरिनेट करते हैं, इतना हम यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं बॉडी से, 180 लीटर। 180 लीटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेटा, बिल्कुल भी नहीं बाहर इतनी निकाल सकते हैं हम। हमारी बॉडी से इसका 1% पार्ट निकलता है। ठीक है, 180 लीटर की अगर हम बात करें तो इसमें 99% पार्ट रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या हो जा रहा है, रीएब्जॉर्ब हो जा रहा है। 1% सिर्फ यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्लियर, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ GFR, सॉरी पता नहीं कैसे चल रहा था ये पेन। A comparison of the volume of the filtrate formed per day, 180 liter per day, with that of the urine released 1.5 liter. 1.5 liter is approximately 1%. Suggested that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed. Reabsorb हो जा रहा है,
रीअब्जॉर्ब कहाँ हो जाएगा, फिल्ट्रेट कहाँ आ गया है, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट से वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी चीजें, ठीक है। रीअब्जॉर्ब हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब कहाँ हुई, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हमने यहाँ पर किया, एब्जॉर्ब हो रही थी, एक बार ब्लड ने एब्जॉर्ब किया था न्यूट्रिएंट्स को या चीजों को इंटेस्टाइन में, अब दोबारा से ब्लड को रीअब्जॉर्ब करना पड़ रहा है चीजों को, कहाँ, नेफ्रॉन में। इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रीअब्जॉर्ब्ड, क्योंकि यहाँ पे हम दोबारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को या यूजफुल सब्सटेंसेस को जो हमें बॉडी में यूज होने हैं, ठीक है, दोबारा रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए रीअब्जॉर्ब वर्ड यूज कर रहे हैं। बाय द रीनल ट्यूब्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform its either by active or passive mechanism, ठीक है, एक्टिवली एब्जॉर्ब करें या पैसिवली रीअब्जॉर्ब करें, ठीक है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। अब ये बताओ बेटा, आप किसको मनाने जाओगे प्यार से, जो आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी होगा उसे आप प्यार से मनाओगे, इज्जत दोगे, थोड़ी एनर्जी लगेगी तो वो भी लगाओगे, है ना। तो बॉडी भी वही करती है, जो उसके लिए जरूरी है उसे वो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा, जो जरूरी नहीं है वो तो चिपकता ही चला आ रहा है, अपने आप ही चला आ रहा है, उसे हमें नहीं जरूरत है, ठीक है, तो उसे पैसिवली लिया जाएगा। तो बॉडी में जरूरत किसकी है, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की, सॉल्ट्स की, ठीक है, जरूरत नहीं किसकी है, नाइट्रोजनस वेस्ट की, यूरिया की, है ना। तो पैसिवली कौन आएगा, यूरिया, एक्टिवली कौन आएगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एसेट्रा, है ना। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम एसेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं, एनर्जी खर्च करके भी उन्हें हम रीअब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि उनकी जरूरत है हमें। The nitrogenous waste are absorbed by passive transport. नाइट्रोजनस वेस्ट जिनको हमें एक्चुअली निकालना है बाहर से, फिर भी वो कुछ चिपक के चले आ रहे हैं, है ना, वो पैसिवली चले आते हैं क्योंकि हम उनके ऊपर एनर्जी नहीं खर्च करेंगे, उनकी जरूरत ही नहीं है हमें, जिनकी जरूरत नहीं है उन पे एनर्जी नहीं खर्च कर रहे, तो वो पैसिवली अंदर आ रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट, यानी पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पैसिवली हो रहा है, डीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कंट्रोल्ड वे में हो रहा है, वो आपका एक्टिवली हो रहा है, ठीक है। तो जो इनिशियल सेगमेंट होता है वहां पर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का, दैट इज पैसिव, एंड पोस्टीरियर पार्ट में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन the tubular cells secrete substances like H+ ions, K+ and ammonia into the filtrate. फिल्ट्रेट के अंदर ब्लड क्या डाल देता है, यूरिन फॉर्मेशन जब हो रहा होता है, ट्यूबुलर सेल्स जो होती हैं वो H+ आयंस, K+ आयंस और अमोनिया जो वेस्ट है जिनकी जरूरत हमें नहीं है वो कहाँ डाल देते हैं, ट्यूब यानी कि नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है उसमें डाल देते हैं, जो फिल्टर होके बॉडी से बाहर निकलने वाला है। इनका यूज क्यों नहीं है, H+ आयन क्या है, एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, ये एसिडिक करेंगे ब्लड को, ब्लड कैसा होता है, बेसिक होता है, तो उसे बेसिक रहना है, एसिड वाले जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें वो बाहर निकाल देगा, ठीक है, फिल्टर में बाहर कर दिया जाएगा। K+ आयंस भी हमारी बॉडी के लिए अगर एक्सेस में है तो दीज आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। हार्मफुल क्यों, क्योंकि हार्ट अटैक भी कॉज कर सकते हैं। अगर हाइपर कैलमिया हो गया, कैल्शियम एक्स्ट्रा हो गया तो इट कैन कॉज हार्ट अटैक, ठीक है, तो ये भी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अमोनिया भी जरूरी है, आपको पता है नाइट्रोजनस वेस्ट है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, एक तो ट्यूब से ब्लड के अंदर जब भी न्यूट्रिएंट्स को निकाल के वापस लिया जा रहा था, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन।
इसके अलावा एक और वर्ड है सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। काम का नहीं है, ब्लड में उसे नहीं रहना चाहिए तो उसे ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाए, सॉरी फिल्ट्रेट में डाल दिया जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीजें? थोड़ा सा डाउटफुल रहती हैं कि क्या ब्लड वेसल में जा रहा है, क्या वापस ट्यूब में जा रहा है, तो इसे एक बार आगे पीछे करके या प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर दोबारा से देख लोगे लेक्चर तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। क्या हो रहा है, बस सीधी सीधी बात समझो, आपकी बॉडी में जो यूज होगा वो वापस ब्लड में आएगा, जो बॉडी में यूज का नहीं होगा वो फिल्ट्रेट में डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनली फिल्ट्रेट ही यूरिन बनकर बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ फिल्ट्रेट में जा रहा है, इट मीन्स वो कम यूजफुल है और फिल्ट्रेट में डाला जा रहा है, यूरिन बनने में डाला जा रहा है, ठीक है। ये मोटा मोटा जो है इतनी बात समझ लो, इसी के थ्रू आप इसी को लेकर चलो, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। यहाँ पे देखो H+ को हमने क्या किया था, सिक्रीट कर दिया था, फिल्ट्रेट में डाल दिया था, ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ था ना, क्योंकि ये एसिड वाली क्वालिटी रखता है। एसिड हमें नहीं बनाना है, जो ब्लड है हमारा बेसिक नेचर का ही होता है। एसिड बेस बैलेंस करने के लिए हमने H+ उसमें डाल दिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए भी हम कुछ चीजों को डाल देते हैं, या वेस्ट सब्सटेंसेस है उन्हें भी हम किस में डालेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन में। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूब कौन सी है, पीसीटी ट्यूब है, डीसीटी ट्यूब है, लूप ऑफ हेनले ट्यूब है, तो इन ट्यूब में डालते हैं, इस ट्यूब में डालते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्लियर हो गया। फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, लो ट्यूब्यूल्स आ भी गया, ट्यूबुलर मैं समझा रही हूं आपको, और ट्यूब्स आ गई। कौन कौन से ट्यूब है, पीसीटी, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, ठीक है। पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मींस क्या हो गया, ब्रश बॉर्डर का मींस है यहाँ पे माइक्रोविली प्रेजेंट होंगी, माइक्रोविली प्रेजेंट होंगी, विली के ऊपर जो प्रेजेंट होती है माइक्रोविली, वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा इनॉर्मसली, ठीक है। क्या इंक्रीज हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन एरिया, एब्जॉर्प्शन एरिया विल इंक्रीज with increase the surface area for absorption nearly all the essential nutrients। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो फिल्ट्रेट में चले गए हैं लेकिन वो जाने बॉडी से बाहर जाने लायक नहीं है, तो रीअब्सॉर्ब कर लेगा ब्लड, ठीक है। 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment। न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर सभी कुछ 70 to 80% यहीं पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। PCT also help in maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion, ammonia and the filtrate, and by absorption of HCO3 minus from it। HCO3 minus फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया कहाँ, फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम भी होगा, K+B सिक्रीट कर दिया जाता है। अभी एक आगे स्ट्रक्चर बना हुआ होगा और वो स्ट्रक्चर में मुझे एक छोटी सी फॉल्ट लगी थी, वो मैं अभी आपको बता दूंगी क्या है वो छोटी सी फॉल्ट, आप उसे अपने में करेक्ट कर लेना बुक में, ठीक है। हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले वो ऐसे यू शेप का जो स्ट्रक्चर होता है नीचे की तरफ लटकता हुआ, जो कभी कभी मेडुला में चला जाता है और कभी कभी कॉर्टेक्स में ही रहता है। कॉर्टेक्स में रहता है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मेडुला में चला जाता है लूप ऑफ हेनले तो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्लियर, चलो देखो, रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इट्स असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब कौन सा होगा, ये वाला बेटा ऊपर की तरफ जाता हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब ये वाला नीचे की तरफ आता हुआ, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल होता है फॉर द वाटर और अप्रोक्सीमेटली इम्परमिएबल टू द सॉल्ट्स, और जो असेंडिंग लिम्ब है परमिएबल टू द सॉल्ट्स एंड इम्परमिएबल टू द अप्रोक्सीमेटली इम्परमिएबल टू द वाटर, ठीक है। Let's see. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। जो medullary fluid होता है, मेडुला में जाता है लूप ऑफ हेनले, तो medullary interstitial fluid जो होता है उसमें high osmolarity maintain करता है, ठीक है। The descending limb, ये high osmolarity कैसे maintain करता है,
ये अभी हमें देखना है कहां पर, जहां पर हम करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर? द डिसेंडिंग लिम्ब of loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes। ठीक है, क्या? डिसेंडिंग लिम्ब। और असेंडिंग लिम्ब इसका अपोजिट होगा। The ascending limb is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively। ठीक है, therefore as the concentrated filtrate pass upward it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए लूप ऑफ हेनले से। कहाँ निकल के जाएंगे? मेडुलरी फ्लूइड में। इसीलिए जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो उसमें क्या मेंटेन करेगा? हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है ये। क्लियर? नेक्स्ट है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, कंडीशनल है, फैकल्टेटिव है। कैसा है? फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पर अपने आप से नहीं होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो एडीएच हार्मोन है और दूसरा एल्डोस्टेरॉन है। क्लियर? तो ये कंट्रोल्ड है, जब जरूरत होती है तब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन किया जाएगा। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होगा, फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of HCO3- ions and selective secretion of hydrogen potassium ions and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in blood। Clear? अब ये स्ट्रक्चर एक बार देख लो। मैंने बोला था यहाँ पे एक थोड़ा सा फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? वैसे तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है आपका। ऊपर ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाया गया है दिस इज कॉर्टेक्स, नीचे वाला जो पार्ट दिखाया गया है दिस इज मेडुला, लिखा हुआ है मेडुला, ये कॉर्टेक्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहाँ होती है? कॉर्टेक्स में होती है। कॉर्टेक्स में इसमें क्या क्या चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होगा और किन चीजों का सिक्रीशन होगा? लेट्स सी। रीएब्जॉर्प्शन होगा HCO3- आयन, सॉल्ट्स NaCl, H2O वाटर का, एंड न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा। देखो ये चीज हम कितनी देर से पढ़ते चले आ रहे हैं, K+ आयन का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी ऊपर नहीं लिखा हुआ था कि K+ का रीएब्जॉर्प्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ H+ और NH3 अमोनिया का रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर सॉरी सिक्रीशन होगा। क्लियर? यहाँ पर H+ आयन और अमोनिया का सिक्रीशन होगा, HCO3- NaCl, H2O और न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? ये फिल्ट्रेट या ट्यूबुलर आगे बढ़ेगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा, जो कि परमिएबल है टू द वाटर एंड इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? तो वाटर यहां से बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो यूरिन होगा वो कैसा होता जाएगा? फिल्ट्रेट कैसा होता जाएगा? हाइपरटोनिक होता जाएगा। हाइपरटोनिक यानी कि वाटर यानी सोल्यूबल सॉल्वेंट की कमी और सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। और इस जगह पे आते आते मैक्सिमम होगी इसकी ऑस्मोलैरिटी, हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी होगी इसकी, बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक होगा। उसके बाद में फिर NaCl बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। NaCl बाहर निकलेगा क्योंकि असेंडिंग लिम्ब क्या है? सॉल्ट्स के लिए परमिएबल है और वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो सॉल्ट बाहर निकल जाएगा तो अंदर बैलेंस बन जाएगा। कैसा हो जाएगा? आइसोटोनिक होने लगेगा यहाँ पर। ठीक है, आइसोटोनिक होने लगेगा। आइसोटोनिक होने के बाद कुछ समय के बाद हाइपोटोनिक भी हो जाएगा। हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगर ये हाइपोटोनिक हो गया तो आगे चल करके इससे वाटर को वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कैसा बनाना है? कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है, वाटर का लॉस नहीं करना है यूरिन बनाने में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? जहाँ पे सारा यूरिन जो नेफ्रॉन में फॉर्म हुआ है वो कलेक्ट किया जाता है। फॉर्म होकर डीसीटी से जाएगा। डीसीटी कहाँ पर होता है? आपका कॉर्टेक्स रीजन में होता है। तो कॉर्टेक्स से लेकर के बिल्कुल मेडुला के लास्ट तक फैला रहता है ये। देखो यूरिन का जो पाथ होता है वो हमने लास्ट में भी किया था, लास्ट वाले पार्ट में, पार्ट 1 में किया था। यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? ये पेल्विस है।
किडनी में ये पेल्विस है, यहीं से यूरेटर निकला हुआ है, यहाँ पे हाइलम है, हाइलम से यूरेटर निकला रहता है। पेल्विस जो फर्स्ट यूरेटर जहाँ पे जस्ट जुड़ा हुआ होता है वो रीजन होता है पेल्विस, ठीक है। पेल्विस के आगे क्या होंगे, कैलिसेस होंगे, माइनर और मेजर कैलिसेस होंगे, ठीक है। इसी पे मेडुलरी पिरामिड्स लगे रहते हैं। क्लियर, ये स्ट्रक्चर क्लियर है आपको। ये माइनर कैलिसेस हैं, आगे वाले माइनर कैलिसेस हैं, ये मेजर कैलिसेस हैं। लिख लेना आप ठीक से, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। मेजर कैलिसेस आपको क्लियर हो रहा है, ये माइनर कैलिस, मेजर कैलिस, पेल्विस, ठीक है। यहाँ तो यूरिन का पाथ आपको इतना क्लियर है, ये है। यहाँ पर कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, मेडुला अंदर की तरफ मेडुला, यहाँ से लेकर के इनर मेडुला तक, बिल्कुल इनर मेडुला तक ये कलेक्टिंग डक्ट फैली रहती है, ठीक है। फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द kidney to the inner part of the medulla, large amount of water could be reabsorbed from the region to produce a concentrated urine. यूरिन, concentrated urine को फॉर्म करती हैं, इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। This segment allows passage of a small amount of urea into the medullary interstitium. यहाँ पर कुछ यूरिया कहाँ चला जा रहा है, मेडुलरी इंटस्टिशियम में चला जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है फिल्ट्रेट से, ठीक है। लेकिन फिर भी 25 से 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम यूरिया हम पर डे एक्सक्रीट आउट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। यहाँ पर बाहर क्यों निकला, मेडुलरी इंटस्टिशियम में आपका यूरिया बाहर क्यों निकला, कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी की वजह से, ठीक है। It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the secretion, selective secretion of H+ and K+ ions, ठीक है। H+ ion and K+ ion एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और एसिड हमें नहीं चाहिए तो हम इनका सिलेक्टिव सिक्रीशन कर देते हैं इनटू द ट्यूबुलर सिक्रीशन या ट्यूबुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कंसंट्रेट कैसे होता है, गाढ़ा कैसे होगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म देखनी है यहाँ पर हमें। मेनली मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन, हमारे अंदर एबिलिटी होती है, एबिलिटी यानी कि बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, एबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्ट इन मैकेनिज्म होती है हमारे अंदर यूरिन को कंसंट्रेट करने की। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, वासा रेक्टा याद है आपको क्या है, यू शेप्ड जो ब्लड वेसल थी जो लूप ऑफ हेनले के चारों ओर लिपटी हुई थी, दैट वाज वासा रेक्टा। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही ये वासा रेक्टा प्रेजेंट होती है, यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करेंगे। प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, द रोल ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट, ठीक है। क्या बना रहा है, काउंटर करंट बना रहा है लूप ऑफ हेनले, एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है। बनाते हैं इसका एक डायग्राम, तभी आपको क्लियर होगा। ये सुंदर सा डायग्राम ये हमने बनाया लूप ऑफ हेनले, कलर चेंज करके बनाएंगे इसे। ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। काउंटर करंट हमेशा एडजेसेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं, एडजेसेंट पाइप्स होती हैं, उन्हीं में होता है, ठीक है। इसी के पास वासा रेक्टा बनाएंगे जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। इस तरह से इसके चारों ओर ये लिपटी हुई होती है, ठीक है। काउंटर करंट कैसे चलेगा, ये हो गई वासा रेक्टा, लिख लो, नेम लिख लो इसके ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। अब दूसरा कलर का एक बढ़िया सा पेन लेते हैं, सुंदर सा, ये रहा, ठीक। वासा रेक्ट, इसमें क्या होगा, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में पहले फिल्ट्रेट जाएगा, ये जा रहा फिल्ट्रेट, ठीक है, ये जा रहा फिल्ट्रेट, ये पाथ है फिल्ट्रेट का। और डिसेंडिंग लिम्ब में किसके लिए परमिएबिलिटी होती है लूप ऑफ हेनले की, H2O के लिए, H2O यहाँ बाहर निकल जाएगा। और जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें किसके लिए, NaCl के लिए, सॉल्ट के लिए परमिएबिलिटी होती है। क्लियर। अब काउंटर करंट तब बनती है जो दो आसपास के जो लिम्ब होते हैं, दो आसपास में पाइप्स होती हैं, उनमें जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है।
यहाँ पर फ्लो कैसा होगा, ये हम इसके पास मान लेते हैं, ये दोनों आसपास हैं, इसमें ऊपर की तरफ ब्लड फिल्ट्रेट जा रहा है, तो ब्लड इसमें फ्लो होगा नीचे की तरफ, ठीक है। और इधर ये देखो चलता जा रहा है, एक में क्लॉकवाइज फिल्ट्रेट जा रहा है और एक में ब्लड कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। वो और लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा चल रहा है क्लॉकवाइज। अपोजिट डायरेक्शन में दो एडजेसेंट ट्यूब्स में फ्लूइड बह रहा है, दिस इज काउंटर करंट, इसी को हम काउंटर करंट बोलते हैं। अब इसके थ्रू यूरिन को गाढ़ा कैसे किया जाएगा, कंसंट्रेट कैसे किया जाएगा, ये अब देखना है। देखो, loop of Henle play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of loop of Henle is in opposite direction and thus forms a counter current, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है, दिख गया कैसे काउंटर करंट बन रहा है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न, ठीक है। ये भी काउंटर करंट में है, वो भी काउंटर करंट में है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वासा रेक्टा या सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो इसमें भी काउंटर करंट है, ये जा रही ट्यूब इधर नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, वो भी काउंटर करंट ही बना रहा है। The proximity between the Henle's loop and the vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium। यहाँ पे क्या होता है, लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट चल रहा होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, अराउंड 300 स्टार्टिंग में, जब वो मेडुला के अंदर एंटर कर रहा होता है। उसके बाद जब इसमें से H2O निकलना स्टार्ट हो गया, H2O निकलता जा रहा है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, 400, 600, 800 एंड फाइनली अराउंड 1200, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई, अराउंड 1200 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर हो गई, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी होती है। धीरे धीरे फिर क्या होगा, NaCl बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जाएगी, फिर हो जाएगी 800, 600, 400, 300, फाइनली 300 पर वापस आ गए हम। क्लियर। तो काउंटर करंट में जितना इधर से वाटर निकलेगा उतना ही इधर से NaCl निकलेगा, या ये कह लो कि जितना इधर से NaCl निकल रहा है उतना ही इधर से वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। और दोनों तरफ लिम्ब में फाइनली एक जैसा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाएगी। क्लियर। देखो, फ्रॉम 300 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर इन द कॉर्टेक्स इज अबाउट 1200 ऑस्मोलैरिटी पर लीटर इन द इनर मेडुला। 300 ऊपर है, जब हम कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं तब कितना है 300, और इनर मेडुला में जब पहुंच रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 1200। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये ग्रेडियंट किसकी वजह से बन रहा है, NaCl और यूरिया की वजह से। ऐसा क्यों, यूरिया एंड NaCl ही तो सॉल्यूट है इसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर क्या सॉल्यूट है, यूरिया एंड NaCl। इसकी क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बढ़ नहीं रही है, बट वाटर तो कम हो रहा है ना, तो वाटर कम होने की वजह से सॉल्यूट ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है सॉल्यूट का, जो कि 1200 तक हो रहा है, ठीक है। NaCl is transported by the ascending limb of loop of Henle which is exchanged with the descending limb of vasa recta, ठीक है। अब यहाँ पे आया रोल आपका वासा रेक्टा का, कंफ्यूज मत होना बच्चा, इसे ध्यान से करो, बिल्कुल हो जाएगा, इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की नीड है, ठीक है। क्या रोल है यहाँ पे वासा रेक्टा का, ध्यान से देखो। NaCl जो निकल रहा है फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो किसके थ्रू मेंटेन किया जा रहा है, उसे कौन मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। NaCl return to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। डिसेंडिंग पोर्शन ये हो गया आपका डिसेंडिंग पोर्शन, यहाँ से तो NaCl ले लिया गया, बट इंटरस्टिशियम में मेडुला के इंटरस्टिशियम में निकाल दिया गया NaCl फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे ये मेंटेन्ड हो गई इसकी ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta, ठीक है।
यहाँ पर लूप ऑफ हेनले ने पहले क्या किया, NaCl का एक्सचेंज किया विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, फिर वासा रेक्टा के इसमें आ गया NaCl को वासा रेक्टा यहाँ तक लेकर गया और यहाँ निकाल दिया उसने, NaCl बाहर आ गया इंटरस्टिशियम फ्लूइड में। क्लियर, थोड़ा सा समझ में आया, आ ही गया होगा। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, a small amount of urea enters the thin segment of ascending limb of loop of Henle. यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया भी एंटर कर जाता है in the ascending limb of loop of Henle. ये है ना ascending limb, इसमें यूरिया यहाँ पे एंटर कर जाएगा, लेकिन बाद में जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा तो वहां पर ये वापस इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेज दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो रह ही जाता है यूरिया हमारा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा called the counter current mechanism. This mechanism help in the maintenance of concentration gradient. एक बार अपनी बुक का भी डायग्राम देख लो, देखो दोनों को यहाँ पे बनाया गया है, दोनों को यहाँ पर बनाया गया है। दिस इज द वासा रेक्टा एंड दिस इज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के चारों ओर वासा रेक्टा लिपटी हुई रहती है, बट समझाने के लिए यहाँ पर अलग बनाई गई है। अगर यहाँ पर भी देखोगे तो ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, जो इसका असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब, यहाँ पर भी इसी के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रही है ऑस्मोलैरिटी, वैसे ही यहाँ पर भी चेंज होती है ऑस्मोलैरिटी, सेम होती है। ठीक है, दोनों में एक जैसा ही स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा होगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले का है, यहाँ से H2O बाहर निकला, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी 1200 तक पहुंची, उसके बाद NaCl निकल गया तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो गई। ये NaCl निकल करके कहाँ गया, वासा रेक्टा में गया, एक्सचेंज किया गया ना वासा रेक्टा से, वासा रेक्टा में चला गया। वासा रेक्टा के जो लिम्ब था वहां से, जो डिसेंडिंग लिम्ब था वहां से H2O बाहर निकल गया, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि सॉल्यूट एंटर कर रहा है, सॉल्वेंट बाहर निकल रहा है, तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, 1200 तक पहुंच गई। वासा रेक्टा ने क्या किया, जो इसका असेंडिंग लिम्ब है वहां NaCl फिर वापस बाहर निकाल दिया। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब में अंदर आया, असेंडिंग लिम्ब में बाहर निकाल दिया गया, और ऑस्मोलैरिटी वापस से उसने अपने आप गेन कर ली। ठीक है, यूरिया की भी बात करें तो कुछ यूरिया यहाँ पर एंटर कर जाता है इसके असेंडिंग लिम्ब में, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में यूरिया एंटर कर जाता है, बट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू फिर वापस से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिया, और जो एक्सेस वाटर चला जाता है वो भी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। In the medullary interstitium, presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. ठीक है, इंटरस्टिशियम का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसी की वजह से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या निकल आता है बाहर, पानी, और यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि पानी बाहर आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गया तो यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। Thereby concentrating the filtrate यानी यूरिन, human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed. ठीक है, इनिशियल फिल्ट्रेट कहाँ बना था, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसको हम GF बोल रहे थे। ठीक है, उसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन 3 मेथड से होता है हमारी बॉडी में, वो तीनों मेथड को मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखने के बजाय हम उसे दूसरी स्लाइड में देखेंगे। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी is effectively monitored and regulated by the hormonal feedback and mechanism involving the hypothalamus, JG cells वाला जो स्ट्रक्चर हमने भी देखा था, रेनिन वाला JG है, एंड द सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट भी कंट्रोल करता है। किडनी फंक्शंस का आपके हार्ट पे वैसे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और हार्ट का यानी हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का भी हमारी किडनी पे बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इन तीनों सिस्टम को, हाइपोथैलेमस, JGA एंड हार्ट वाले को। ये रहा वो स्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला जो हमने देखना है कौन सा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से किस तरह से कंट्रोल होता है,
हाइपोथैलेमस एक पिट्यूटरी के ऊपर लगा हुआ हिस्सा है, पिट्यूटरी के ऊपर होता है, थैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस मीन्स नीचे, बिलो द थैलेमस। थैलेमस रीजन के नीचे पिट्यूटरी के ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो पिट्यूटरी को हार्मोन के प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से एक खास हार्मोन निकलेगा और वो कैसे निकलेगा, लेट्स सी। ब्लड की जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब ब्लड में पानी की कमी। जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है किसी भी चीज की, तो देखो पानी जब बाहर निकल जा रहा था तभी तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही थी। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, बीपी डिक्रीज हो गया उसके साथ में, यानी ब्लड में पानी की कमी हो गई। किस चीज की कमी हो गई ब्लड में, वाटर कम हो गया है। अब ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे कि जल्दी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से एडीएच का सिक्रीशन किया जाए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा। ठीक है, ये इसके अदर नेम लिखे हुए हैं। वो एडीएच की सिंथेसिस करता है और एडीएच का सिक्रीशन करता है। एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि अब वो क्या करेगा, यूरिन को और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, यूरिन से और ज्यादा पानी बाहर निकाल लेगा। ठीक है, जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहां से पानी निकाल लिया जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डीसीटी, एक तो ये काम करेगा। दूसरा हम देखो बीपी भी कम हो रहा है, बीपी भी बढ़ाना पड़ेगा। बीपी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा बीपी भी बढ़ जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया हमारा, क्लियर है आई थिंक। वहां पर अभी हम रीड आउट करेंगे चीजों को, लेकिन रीड आउट करने से पहले फ्लो चार्ट्स देख लेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट दूसरा सिस्टम जो आपका उसमें दिया हुआ है वो रेनिन से रिलेटेड है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, रैस सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या करता है, जब जीएफआर डिक्रीज हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट डिक्रीज हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब फिर ब्लड गाढ़ा हो गया, बीपी भी डिक्रीज हो जाएगा, तब जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और जेजी सेल्स क्या बनाती हैं, रेनिन बनाती हैं। ठीक है, और एक काम करती हैं, जेजी सेल्स एक्टिवेट होकर के एंजियोटेंसिन को जनरेट करती हैं या एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करती हैं। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनता है, लीवर में। एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करती हैं और ये एक्टिवेट होकर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर इन द एंजियोटेंसिन 2 with the help of angiotensin convergence enzyme ACE, angiotensin convergence enzyme, इसकी हेल्प से ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 में। ये एस एंजाइम कहाँ बनता है, ये बनता है लंग्स में। ठीक है, एस एंजाइम बनता है लंग्स में और ये फिर एक्टिवेट करता है या स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ, किडनी के ऊपर ही लगी हुई सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये सिक्रीट करेगी एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। देखो क्या नाम है इसका, रैस सिस्टम का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तीनों आ गए। रेनिन जेजी सेल से सिक्रीट होता है जिसने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिनोजन को। एंजियोटेंसिनोजन ने फाइनली कहाँ लेकर आया हमें, एल्डोस्टेरॉन के पास में। और एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कंट्रोल या स्टिमुलेट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि जो डीसीटी है वहीं पर फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वही कंट्रोल में होता है जो बॉडी है उसके। बाकी जो पीसीटी है वहां तो 70-80% हो ही रहा है, वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए बनी ही है। जो कंट्रोल होगा, जो हमारी बॉडी को मैसेजेस जाएंगे, वो डीसीटी के लिए जाते हैं। ठीक है, तो डीसीटी से फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, तो रैस सिस्टम क्लियर हो गया आपका। फर्स्ट वाला सिस्टम आपका जो कि एडीएच से रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, वो भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका हार्ट से रिलेटेड सिस्टम। हार्ट में क्या होता है, एट्रियल इनपुट जब इंक्रीज हो जाता है, एट्रिया में ज्यादा ब्लड फिल होने लगता है, तब हार्ट को भी लगता है यार मामला कुछ गड़बड़ है, हमारी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। उस केस में
वहां क्या एक्टिवेट हो जाता है, ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ठीक है, क्या एक्टिवेट हो गया हार्ट में, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। जब एट्रिया के अंदर ब्लड बहुत तेजी से बहुत ज्यादा फिल होने लगा, ज्यादा फिल होने का मतलब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, तेजी से यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, इट मींस GFR भी ज्यादा है। ये दोनों फंक्शन क्या कर रहे थे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर रहे थे। ये दोनों स्टार्टिंग के जो फंक्शन कराए, थर्ड वाला फंक्शन देखो अपोजिट है थोड़ा सा, बाकी दो में बीपी कम हो रहा था, इसमें बीपी बढ़ा हुआ है। ब्लड वॉल्यूम बाकी दो में कम था, इसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, यानी कि ये कुछ अपोजिट काम करेगा। वो दोनों रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे थे, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, DCT को रोक देगा, चेक कर देगा, रैश सिस्टम को बंद कर देगा, रैश सिस्टम को रुक जाओ, और ADH हार्मोन के सिक्रीशन को भी रोकने के लिए मैसेज भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे ADH का सिक्रीशन भी बंद कर दिया जाएगा। क्लियर? तो NF ने क्या किया, जब GFR बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, BP बढ़ गया, तो हार्ट ने ये एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर को रिलीज कर दिया, जिसने वैसोडाइलेटर का काम किया। सबसे पहले BP कम किया उसने आकर, ठीक है, वैसोडाइलेटर का काम किया, रैश सिस्टम बंद किया, ADH का भी सिक्रीशन रोका, जिससे कि क्या होगा, अब ADH में यूरिन जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो रुक जाएगा और यूरिन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो देखते हैं अब हमारी थ्योरी में क्या है। ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी हमारे ब्लड वॉल्यूम में चेंज आता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज आता है, या आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए हैं। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड यानी पानी ज्यादा बाहर निकल गया है, ब्लड कैसा हो गया, गाढ़ा हो गया है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, सॉरी घट गया है, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone। किसको एक्टिवेट किया, हाइपोथैलेमस को, कि सिक्रीशन किया जाए एंटीडायूरेटिक हार्मोन का। एंटीडायूरेटिक हार्मोन का ही दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। ADH facilitate water reabsorption from latter part of the tubule। latter part यानी DCT की बात हो रही है, latter part अगर हम बोलेंगे तो this is DCT। thereby preventing diuresis को रोक देता है, ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन को रोक देगा, कम कर देगा, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा। एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। ठीक है, ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी function by its constrictory effect on blood vessels। ADH क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की क्वांटिटी को क्या करना है, हमें यहाँ पर डिक्रीज करना है, फिल्ट्रेट को कम बनाना है, हमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्टर का काम करेगा, BP बढ़ जाएगा। दिस कॉज एन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा। ठीक है, ADH कैन ऑल्सो affect the kidney function by its constrictory effect on blood vessels। constrictory effect on blood vessel यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, BP क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही BP इंक्रीज होगा GFR भी इसके प्रोपोर्शनेट में होता है, यानी GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, BP बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा। and increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है JGA सेल के बारे में। जैस सिस्टम को देखेंगे यहाँ पर। कौन सा सिस्टम, जैस सिस्टम। वो आपके जितने भी, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कराती हूँ, ये सारे आपके जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स होती हैं वो सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है राइट आफ्टर दिस लेक्चर। ठीक है, जैसे ही ये लेक्चर आपको मिलेगा वैसे ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुरंत सारे के सारे PDF भी अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आप उसे ज्वाइन कर लो, साथ साथ में आपको नोट्स भी मिलते जाएंगे। क्लियर? चलो देखो, द JGA plays a complex regulatory role। a fall in glomerular blood flow, glomerular blood pressure, glomerular filtrate rate can activate the JG cells। ठीक है, सब कुछ कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, GFR कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, कौन एक्टिवेट हो गया, JG सेल्स।
जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गई और रेनिन के थ्रू इन्होंने एंजियोस्टेनोजन को एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। जो भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया था ये वही है, ठीक है। डोंट नीड टू स्टडी अगेन एंड अगेन। ये आपका एनएफ सिस्टम, डोंट नीड टू स्टडी अगेन एंड अगेन, वाई वी आर वेस्टिंग टाइम। तो चलो आगे देखते हैं मिक्चुरेशन पे। इसमें आपकी कोई भी लाइन छूट नहीं रही होगी, आई एम श्योर। अगर कोई लाइन रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसे क्लियर कर दूंगी आपको, क्योंकि अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं है आपके, मुझे और लेक्चर्स लेने ही पड़ेंगे आपको इसके, तो मैं वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है। मिक्चुरेशन यानी यूरिनेशन, यूरिन कैसे निकलता है, यूरिन कैसे हमारी बॉडी से बाहर रिलीज होगा, ये भी छोटे से फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। यहाँ पर भी बहुत इजी मेथड है। यूरिन हमारे ब्लैडर में जाके फिल हो जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स लेकर के यूरेटर तक छोड़ देंगे और यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसको भर देगा, यूरिन को फिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है यूरिन फिल्ड यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिन फिल हो गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कैसी है, स्ट्रेचेबल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का काम बहुत बढ़िया होता है। यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जैसे ही फिल्ड हो गया यूरिन, तो ये मैसेज जाएगा हमारे सीएनएस के पास कि अब रिलीज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। सीएनएस क्या करेगा, एक मोटर मैसेज भेजेगा कि हाँ भाई टाइम तो हो गया है, चलो स्मूथ मसल्स को क्या कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो उसमें, ठीक है। मोटर मैसेज आएगा यहाँ से, सीएनएस से मोटर मैसेज आएगा और क्या होगा अगला काम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, क्लियर। यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दो स्फिंक्टर भी हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब आपका सिस्टम आपने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें क्या था, स्फिंक्टर थे। जो आपका यूरेथ्रा था उसमें दो स्फिंक्टर थे, एक इनर एक आउटर। आउटर जो आपका था वॉलेंट्री था, इनर वाला इनवॉलेंट्री था। उनका रिलैक्सेशन भी तो होगा, तो क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर ओपन होंगे तभी तो यूरिन बाहर निकलेगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर और यूरिनेशन हो जाएगा। चलो थ्योरी देखते हैं। Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder where it is stored till the voluntary signal is given by the central nervous system. Central nervous system से जब तक मैसेज नहीं आएगा वहाँ स्टोर रहेगा। This signal is initiated by the stretching of the urinary bladder. Urinary bladder जब stretch होगा तभी ये मैसेज जाएगा and it gets filled with the urine. In response, the stretch receptors of the walls of the bladder send signal to the CNS, central nervous system, brain में। The central nervous system passes on motor message. मोटर मैसेज आएगा कि चलो अब यूरिनेट करना है आपको। To initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine, ठीक है। The process of release of urine is called micturition. Urination को micturition बोल रहे हैं and the neural mechanism causing it is called micturition reflex, ठीक है। यूरिन के लिए जो प्रोसेस हुआ है, हमने जो फ्लो चार्ट बनाया, दिस इज micturition reflex. An adult human excrete on an average 1 to 1.5 liter of urine per day. और कितना अमोनिया इसमें एक्सक्रीट करता है, सॉरी यूरिया, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। और इसके अलावा इसका कलर कैसा होता है, स्लाइटली येलो, लाइट येलो कलर का होता है। ये क्यों होता है लाइट येलो, एक सब्सटेंस होता है यूरोबिलिनोजन, इसकी वजह से ये लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। एंड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि H+ आयंस भी तो बेटा इसी में सिक्रीट कर दिए गए थे, H+ आयन की वजह से स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इसमें स्मेल होता है, अमोनिया का स्मेल होता है, ठीक है, अमोनिया का स्मेल होता है। वैसे तो कभी भी केमिस्ट्री लैब में किसी चीज़ को स्मेल करके पता नहीं करना चाहिए,
बट मुझे अभी तक याद है कि 11th में जब हम मतलब नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाले हुए थे, तो किसी ने हमें बोला कि अमोनिया में ना यूरिन टाइप की स्मेल आती है। तो अगर आपको अमोनिया फाइंड आउट करना है, जैसे हमें सब्सटेंस दे दिया जाता था और उसे फाइंड आउट करना होता था कि क्या मैम ने हमें प्रोवाइड करा है, तो उसके लिए हमने स्मेल किया एक बार, और उसमें जब भी स्मेल आती थी यूरिन जैसी, तो दैट वाज अमोनिया। मैम ने देख लिया, बुरी तरह से डांट लगाई थी, बुरी तरह से, ठीक है। तो कभी भी केमिस्ट्री लैब में किसी चीज़ को स्मेल नहीं करना होता है, बॉडी के कांटेक्ट में नहीं लाना होता है किसी भी तरह से। बट यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि अमोनिया में यूरिन टाइप की जो यूरिन में स्मेल होती है वो अमोनिया की वजह से होती है, ठीक है। On an average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. Various condition can affect the characteristic of urine, ठीक है। Analysis of urine help in clinical diagnosis of metabolic disorders. ये भी सही है, हमारी बॉडी में अगर कुछ एक्स्ट्रा निकलने लगा है यूरिन के साथ में, इट मीन्स वो हमारी बॉडी में बन रहा है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो वो तभी तो निकल रहा है। जैसे अगर ग्लूकोज निकलने लगा तो यानी ग्लूकोज ज्यादा है, दिस इज ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बॉडीज निकलने लगी तो कीटोनूरिया। अगर ऐसा कुछ निकल रहा है तो ये इंडिकेटिव है फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस का ये इंडिकेटर है। और कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं और अदर ऑर्गन कौन से हैं जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यही सिर्फ एक नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से नहीं निकलता है, बहुत सारे वेस्ट हमारी बॉडी से निकलते हैं। ऑयल हो गया, वैक्स है, स्वेट है, या अनडाइजेस्टेड फूड है, ये सब कुछ भी हमारी बॉडी से निकलना होता है। अदर देन द किडनी, लंग्स क्या निकालते हैं, CO2। लिवर ये क्या निकालता है, डेड आरबीसी से निकलने वाले जितने भी फैक्टर्स होते हैं। बाइल बनता है, जिससे बाइल में भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। एंड स्किन में क्या होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 and also significant quantity of water every day. Liver, the largest gland in our body, secrete bile containing substances like bilirubin and biliverdin. कोलेस्ट्रॉल ये भी हमने देखा था क्यों हमारे जो गाल ब्लैडर है वहां पे किडनी स्टोन्स बन जाती हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स बन जाती हैं, ठीक है। गाल ब्लैडर में भी स्टोन बन जाती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की होती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी निकालने का काम लीवर ही करता है। डिग्रेडेटेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स, ये सब भी लीवर निकाल रहा है, ठीक है। द स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशंस. Sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid etc. ये सब कहाँ से निकल रहा है, स्वेट से निकल रहा है, ठीक है। Through the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body. और स्वेट निकलने से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट भी आता है बॉडी पे, हमारी बॉडी थोड़ा सा गर्मियों में कूल फील करती है। It also help in the removal of some of the waste mentioned above. Sebaceous gland eliminates certain substances like sterol, hydrocarbons and waxes through sebum. ये जो चिकनाहट आ जाती है ना चेहरे पे, एकदम ऑयली सा हो जाता है, जैसे सीबम. This secretion provides a protective oily covering for the skin. Do you know the small amount of nitrogenous waste could be eliminated through saliva too? सलाइवा से भी निकलता है थोड़ा सा यूरिया. चलो डिसऑर्डर्स देखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम में फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, यानी हमारी किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो उसके इसमें क्या कराया जाता है, डायलिसिस कराया जाता है. डायलिसिस क्या होता है, दिस इज द आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है. इसमें क्या होता है, अगर किसी की बॉडी में यूरिया प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं हो रहा है, मल फंक्शन है किडनी का, तो यूरीमिया डिजीज हो जाएगी उसे, उसकी बॉडी में यूरिया की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, ठीक है. तो ऐसे पेशेंट को क्या किया जाता है, डायलिसिस के लिए ले जाया जाता है. इसमें आपकी एक आर्टरी के थ्रू ब्लड बाहर निकाला जाएगा और ब्लड बाहर निकालने के बाद उसमें क्या मिक्स कर दिया जाएगा, हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट, ताकि बॉडी से बाहर ब्लड निकलते ही क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है. कोगुलेशन ना होने पाए तो उसमें क्या मिक्स करेंगे, एंटीकोगुलेंट, ठीक है.
और ये एंटीकोगुलेंट मिक्स करने के बाद इसे एक ट्यूब के अंदर भेज दिया जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर भेज दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे इस टाइप के, इसी के थ्रू ब्लड मूव करेगा इसके अंदर, और जो इसके बाहर ये फ्लूइड भरा रहेगा, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो बिल्कुल हमारी बॉडी से मैच करता हुआ होगा। ठीक है, देखो विच इज यूरीमिया क्या होता है, विच इज हाईली हार्मफुल एंड may lead to kidney failure. In such patient, urea can be removed by the process called hemodialysis. During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into the dialysing unit called artificial kidney. यही artificial kidney है. Blood drained from a convenient artery is pumped into the dialysing unit after adding an anticoagulant like heparin. ठीक है, क्यों anticoagulant ऐड करना जरूरी है? The unit contains a coiled cellophane. ये देखो cellophane है, cellophane है, coiled है, tube surrounded by a fluid, dialysing fluid. इसके चारों ओर भरा रहता है कौन सा fluid? Dialysing fluid. Clear? Dialysing fluid having the same constitution as your प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस. जैसा आपके प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसा ही इसके अंदर भरा रहता है एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, द पोरस cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on concentration gradient. यानी नाइट्रोजनस बेस नहीं है जो वो भरा हुआ है उसमें. ठीक है, पहले से जो उसमें भरा हुआ है सब्सटेंस उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ निकल जाएंगे? बाहर वाले जो भरे हुए सब्सटेंस हैं उसमें. ठीक है, तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें कम हो जाएगा. एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग यूनिट fluid, the substance freely move out. This nitrogenous waste freely move out, बाहर निकल जाता है, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back into the body through a vein after adding antiheparin to it. ठीक है, किसी भी तरह की ब्लड कोगुलेशन नहीं होना चाहिए जब निकालेंगे और वापस बॉडी में डालेंगे, दोनों केस में हेपेरिन ऐड किया जाएगा. ठीक है, ये मेथड जो भी हमारे यूरीमिया के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है. नेक्स्ट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन. किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी आजकल बहुत ट्रेंड में है. बहुत जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है क्योंकि सबके पास तो 2 किडनी होती हैं, लेकिन कोई भी किसी को डोनेट नहीं कर सकता. यहाँ पे डोनेशन का रूल है क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, वो किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को रिजेक्ट कर देता है. रिजेक्शन में क्या होगा, वो किल कर दिया जाएगा जो भी फॉरेन सब्सटेंस होगा. अगर हमारी बॉडी को लगता है ये हमारी बॉडी की चीज नहीं है, यानी किसी की भी किडनी लगा दी गई तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो क्लोज रिलेटिव्स ढूंढते हैं उसके लिए. जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनकी किडनी जनरली प्रेफरेबली एक्सेप्ट की जाती है. ठीक है, ये ऑटो इम्यून की वजह से होता है. A functioning kidney is used in transplantation from a doctor, preferably a close relative, to minimize its chance of rejection by the immune system of the host. Modern clinical procedures जो होते हैं उन्होंने इसकी सक्सेस रेट को इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, रीनल कैल्कुलाई, ये स्टोन्स होती हैं, किडनी स्टोन्स होती हैं, इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइट्स, सॉल्ट्स, ऑक्जेलेट्स एक्सेट्रा फॉर्म्ड विद इन द किडनी. नेक्स्ट, लास्ट डिजीज है glomerulonephritis. Glomerulonephritis, this is the inflammation of glomeruli of kidney. glomerulus में inflammation आ गया है. ठीक है, this is glomerulonephritis. क्लियर? आई थिंक ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए फिर बाय बाय, टेक केयर.